इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के टोटल 9 मंडल में डीवी आयोजित होने जा रही है, जिसमें से 3 मंडल का डीवी लोकेशन भी पता चल गया है। कहाँ पर उनकी डीवी आयोजित की जाएगी उसके बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उन कैंडिडेट से रिव्यू लेकर आपको उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस कि डीवी किस तरह से आयोजित की गई है, कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं, अगर कोई दस्तावेज कम पड़ जाए तो फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया है, वापस कब बुलाया है, अगर किसी के दस्तावेज में कमी पाई जाती है, कोई एब्सेंट रहता है तो क्या किया जाता है, ये सब जानकारी आपको 9 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका भी डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड के कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन से 3 मंडल हैं जिनकी डीवी लोकेशन हमें पता है, यानी कि अगर आपका भी उन 3 मंडल में से कोई एक मंडल आया तो आपकी डीवी लोकेशन कहाँ रहेगी वो बता दिया जाएगा। बाकी विभाग द्वारा आज या कल के अंदर अंदर आपका डीवी शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका डीवी कौन सी डेट पे, क्योंकि अभी बहुत साथी कह रहे हैं कि डीवी तो 9 मार्च से शुरू हो रहा है और 8 चरणों में 16 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है, लेकिन हमें कौन सी डेट पर जाना है, तो इसको लेकर विभाग द्वारा शेड्यूल जल्दी जारी हो जाएगा। आज या कल के अंदर अंदर 99% चांस है, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई आपका डीवी कौन सी डेट पर है, कौन से स्थान पर है, कौन से समय में है, डीवी के साथ क्या क्या लेके जाना है, सब गाइडलाइन है वो जारी हो जाएगी। और जैसी जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए 3 मंडल में मैं बात करूँ, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। अब इन मंडल में कौन से कैंडिडेट का डीवी होगा तो मैं आपको बता देता हूं। इन मंडल के नज़दीकी जो भी आपका जिला है उस जिले में आपका डीवी होगा, यानी कि जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट बाड़मेर या बालोतरा से है या फिर जोधपुर के नज़दीकी जिले से है, जिसके सबसे नज़दीक जोधपुर मंडल आता है तो उन सभी कैंडिडेट का जोधपुर मंडल में होगा। जो कैंडिडेट जयपुर मंडल के आसपास रह रहे उनका डीवी जयपुर मंडल में होगा, क्योंकि आप देखते होंगे एग्जाम भी जब होता है तो आपका सेंटर कहाँ आता है, जो आपका नज़दीकी आपके गृह जिले में अगर सेंटर नहीं है तो आपके जो गृह जिले के नज़दीकी जो जिला है वहाँ पर आपको सेंटर दिया जाता है। तो डीवी में भी कुछ इस तरह से ही होगा। तो इसमें मैं आपको जयपुर, बीकानेर और अजमेर मंडल की बताने जा रहा हूँ कि डीवी स्थल। आज का न्यूज़ में देखा होगा अजमेर मंडल के बारे में लिखा हुआ था कि इसमें आपका डीवी आयोजित हो रहा है 9 मार्च से, और अजमेर मंडल का जो डीवी है वो महात्मा गांधी स्कूल परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जयपुर और बीकानेर मंडल का ऑलरेडी जब कर्मचारियों की लिस्ट जारी की गई थी विभाग द्वारा तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि उनका डीवी कहां पर आयोजित किया जाएगा। जैसे कि जयपुर संभाग में आप देख सकते हैं, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु जयपुर संभाग में अधो हस्ताक्षरकर्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य जयपुर मंडल में निर्धारित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में किया जाएगा, यानी कि जिनका भी जयपुर मंडल में डीवी होगा उनका जयपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में डीवी आयोजित किया जाएगा। इसलिए उन कर्मचारियों को यहीं बुलाया गया है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर। तो जयपुर और अजमेर का आपको मालूम चल गया। अब बात करता हूँ बीकानेर मंडल की। बीकानेर मंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संबंधित संस्था प्रधान संबंधित कार्मिकों कार्य मुक्त कर 27 फरवरी, यानी कि ये उस समय का नोटिफिकेशन है जिस डेट में कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी लिखा हुआ था, प्रशिक्षण स्थल राजकीय अधीन शिक्षण संस्थान बीकानेर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु पाबंद करें। और इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ दिनांक 9 मार्च 2026 से उक्त कार्य पूर्ण होने तक, यानी कि जब तक डीवी कंप्लीट नहीं होती तब तक दस्तावेज सत्यापन स्थल यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग में उपस्थित होना है, यानी कि इनका बीकानेर का जो उनका बीकानेर मंडल में डीवी होगा उनका कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर में आयोजित की जाएगी डीवी। ये तो आपके 3 मंडल के पता चल गया होगा। और बाकी मंडल को लेकर भी आज या कल के अंदर जब डीवी शेड्यूल आ जाएगा तब कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी कौन से मंडल में है, कौन सी डेट पर है और कौन से समय में।
अगर आपके डीवी डेट में अड़चन आती है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो या किसी कारणवश हो, तो कोई बात नहीं, एब्सेंट कैंडिडेट को 2 अवसर दिया जाएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में। इस बीच आप अपना कभी भी डीवी करवा सकते हैं। अब फोर्थ ग्रेड एग्जाम में डीवी करवाते समय आपको मैं 2-3 बातें बताने जा रहा हूँ, वो गलती आप मत करना। अगर वो गलती हो गई है तो फिर आपको वापस से चक्कर लगाने होंगे। देखो, अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बनाया है तो वो बना हुआ तो ठीक है, वो तो लेके जाना ही होगा, लेकिन उसके साथ आपको शपथ पत्र भी लेके जाना होगा, नहीं तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है और आप SC/ST कैटेगरी के, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमिलेयर, MBC नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी से आ रहे हैं तो, और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो भी अधिकतम 3 साल तक का वैलिड माना जाएगा। इससे भी ज़्यादा पुराना, यानी कि अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र OBC का 2013 का बना हुआ है, तो इस कंडीशन पर वो स्टूडेंट क्या करेगा, एक अभी नया बनाएगा, वो भी लेके जाएगा, और जो 2013 का जो बना हुआ वो भी लेके जाना होगा, दोनों लेके जाने होंगे, वहाँ आपसे दोनों मांगे जाएंगे। तीसरी बात, अगर आपकी किसी भी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, डिग्री, किसी में भी अगर आपके नाम में, आपके सरनेम में माता का नाम, माता का सरनेम, पिता का नाम, पिता के सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, किसी में भी अगर छोटी मोटी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, यानी कि आपके स्पेलिंग में स्पेस नहीं था, वहाँ आपके स्पेस आ गया, इस तरह की छोटी मोटी अगर गलती हो गई है तो आपको एफिडेविट भी देना होगा, अन्यथा आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। ये बात का भी ध्यान रखना। और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको मालूम है स्क्रूटनी फॉर्म में एडिट का कोई अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म में भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, यानी कि आपको मालूम होगा बोर्ड द्वारा अलग से कुछ प्रमाण पत्र के फॉर्मेट भी जारी हुए थे। सामान्य घोषणा पत्र हुआ है, दहेज धूम्रपान वाला हुआ है, विकल्प पत्र वाला हुआ है, हैंडरिटन नमूना वाला हुआ है, इसके अलावा गुटखा वाला भी हुआ। तो ये सभी प्रमाण पत्र जो जो आप पर लागू हो रहे हैं वो सब आपको वहाँ पर लेके जाने होंगे, वो भी ओरिजिनल। जिन पर नोटरी से सत्यापित का पूछा गया वो नोटरी से सत्यापित होना चाहिए, जिनका सामने कागज का पूछा वो सामने कागज पर होना चाहिए। अब दहेज वाला बहुत साथी कह रहे हैं अविवाहित को भी भरना है, तो मैं आपको बता देता हूँ अविवाहित को ही भरना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विवाहित अविवाहित दोनों के लिए। जो अविवाहित है वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे इसको लेकर, और जो विवाहित है वो उन्होंने शादी के समय दहेज नहीं लिया इसको लेकर। अगर किसी महिला ने फॉर्म परित्यक्ता या विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उनको भी वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। या किसी स्टूडेंट ने PH कैटेगरी से फॉर्म किया तो PH कैंडिडेट, दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए UDID कार्ड बना होना कंपलसरी है। अगर आपका UDID कार्ड नहीं बना हुआ है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या UDID कार्ड जो भी आपने DV के समय नहीं दिखाया है तो आपकी DV की प्रक्रिया लंबित कर दी जाएगी। जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक आपका रिजल्ट का आगे का विचार नहीं किया जाएगा। दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए मैंने आपको दोपहर में भी बताया था UDID कार्ड दिखाना बहुत कंपलसरी है। बाकी 9 मार्च को जिनका भी DV होगा उनसे रिव्यू लेकर हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे कि शुरू से लेकर अंत तक जो DV है वो किस तरह से आयोजित की गई है। सबसे पहले एंट्री होते ही क्या होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या हुआ, लास्ट प्रोसेस क्या हुआ, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे DV में सब डॉक्यूमेंट सही है। ये सब चीज़ें आपको 9 मार्च को जब मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका भी DV होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें उसका प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अब देखो, स्पोर्ट्स कोटे का प्रमाण पत्र हुआ, PH कैटेगरी का प्रमाण पत्र हुआ, या किसी महिला ने विधवा परित्यक्ता श्रेणी से फॉर्म फिल किया तो उनके प्रमाण पत्र, ये सब प्रमाण पत्र की लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन की, उस पर जो डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये अगर आपके बाद में भी बने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चल जाएगा। इसके अलावा अब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप हल्के में नहीं ले सकते, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर बहुत साथी सोच रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी का पूछा हम एक ही लेके चले जाए,
तो आप एक लेके जाओगे, वहाँ आपसे दूसरा पूछा जाएगा, और वो नहीं दिखाओगे तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। फिर आपको चक्कर निकाल कर आखिर में दिखाना ही होगा, तब आपका। अब देखो, अगर आप भी चाहते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट जारी हो और आपकी अच्छी रैंक है, कि आपको मालूम है कि दस्तावेज में, सब दस्तावेज में आराम से सही सही दिखाऊं तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आप भी अपना फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं बिना प्रोविजनल कैटेगरी में जाए, तो फिर आपको सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे सही सही से। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको डाउट लगे तो आप वहाँ पर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ अगर 2-3 दस्तावेज आप ज़्यादा लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन उल्टा अगर 2-3 कम लेके जाओगे तो फिर आपकी दिक्कत होगी। बाकी विभाग द्वारा, बोर्ड द्वारा, कोर्ट द्वारा फोर्थ ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको मालूम है टोटल 8 चरणों में आपका जो डीवी है वो आयोजित होने जा रहा है। 3 मंडल, टोटल 9 मंडल में है, और प्रत्येक दिन सभी मंडल को जोड़ कर देखा जाए तो लगभग 6,500 के करीब स्टूडेंट का डीवी होगा, और ये डीवी टोटल 25 दिन तक आयोजित किया जाएगा। लगभग 1,45,000 कैंडिडेट का डीवी होगा। अब इस पर वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो डीवी करवाने जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे कि किसी का पटवारी में सिलेक्शन हो चुका है, वीडियो में सिलेक्शन हो चुका है, कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका है, या किसी भी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका है, तो वो फिर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो डीवी करवाने जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसके पीछे जो नीचे, उससे नीचे रैंक वाला स्टूडेंट होगा नेक्स्ट, उसको उसकी रैंक मिल जाएगी। तो जिसके लिए डीवी ज़रूरी नहीं है, तो यानी कि जिसका ऑलरेडी दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो गया है तो वो डीवी नहीं करवाए, तो फिर जो पीछे के कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप डीवी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जब भी विभाग द्वारा शेड्यूल जारी किया जाएगा हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, और पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि आप सभी दस्तावेज लेके चले जाइए वहाँ पर। विभाग में लगे कर्मचारी ये ना पूछे आपसे कि ये दस्तावेज कहाँ गया, और आपके पास ना का जवाब नहीं होना चाहिए, यस में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आप पेश कर लीजिए। और अगर किसी में कोई त्रुटि है नाम को लेकर तो आप शपथ पत्र दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।